पॉलिटिक्स आपकी नजर में क्या है? Politics is a responsibility. मैम, बच्चों में वो क्या गुण होना चाहिए कि जिससे कि वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो? इसीलिए तो हम लोग ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स की। आपको लगता था कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो भारत के अंदर है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के आरे आती है? आज के टाइम में भगत सिंह को कहीं ना कहीं लोग भूलते हुए जा रहे हैं, जो यूथ है वो भूलते हुए जा रहे हैं। तो आज के टाइम में यूथ कैसे भगत सिंह को देख सकता है, कैसे आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट है अनीता सेठ सरीन है, और ये काफी लंबे समय से एंटरप्रेन्योर रह चुकी हैं और काफी लंबे समय से जो इनका एक करियर है वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है। हमारा जो टॉपिक है वो है यूथ और पॉलिटिक्स को लेकर के, कि जो और खास करके जो हमारा एक कैंपेन है, जो मैम कैंपेन चला रही हैं, उस कैंपेन का नाम है फर्स्ट टाइम वोटर्स, कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो कैसे आ सके। तो आज ये पूरा पॉडकास्ट हमारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। पहले मैम आप थोड़ा हिस्ट्री बताइए दर्शकों को कि कैसे आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड रहा, क्योंकि फादर एक एमएलए होने के बावजूद इतना, और उस टाइम से एक एमएलए थे आपके फादर, तो आज तक मतलब कैसा रहा आपका हिस्ट्री? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। बेसिकली मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल हूँ एंड मैंने अपना स्टार्टअप 1999 में किया, नोएडा से किया स्टार्टअप। एंड आई एम एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ आल्सो, एंड आर्मी इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड नो रिग्रेट्स। नाउ आई विल कम टू my family. I belong to a revolutionary family, to be very frank. मेरे फादर ने अपना सफ़र एक फ्रीडम फाइटर से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद वो एमएलए भी बने कपूरथला से, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनका सरदार भगत सिंह जी की फैमिली। अब कैसे वो टच में आए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सरदार भगत सिंह जी की सिस्टर एंड मेरे फादर का टाउन सेम था, वो सेम टाउन से दोनों बिलोंग करते थे और मेरे फादर सेठ हुकमचंद उनके टच में थे, और उनकी सिस्टर उस टाउन में होने की वजह से उनके मदर भगत सिंह जी के मदर भी वहाँ पर अक्सर विजिट करते थे, और पूरा आसपास के पूरे लोग उनसे इतना इम्प्रेस थे, उनसे इतना, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी का सेक्रीफाइस ही ऐसा था कंट्री के लिए, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। इतना बड़ा बलिदान देश के लिए, तो कौन नहीं उससे प्रभावित होगा। तो अक्सर मैं अपने फादर के साथ में उनके माता जी को मिलने जाती थी। होता क्या है कि बचपन में जैसी बातें आप सुनते हैं एंड वो आपके मन में प्रिंट रह जाती है, प्रेरणा का सोर्स। तो वो मेरा प्रेरणा का सोर्स था, एंड उसी से ही प्रेरित होकर के मेरे मन में भी शुरू से एक बदलाव की भावना जाग उठी। ये कोई बड़ी बात नहीं है बदलाव, सभी लोग सोचते हैं बदलाव के लिए, जो कोई दुनिया में आता है सब चाहते हैं कि हम बदलाव करें, लेकिन जब आपको नई नई कोई चीज मिलती है तब तो एक बहुत ही बड़ा सपना होता है कि पता नहीं हम लोग कितना बड़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर चीज जो होती है वो अपने टाइम पर होती है, हमें समय का इंतजार करना होता है उसके लिए। एंड जो भी डिग्निटरीज वहां से निकलते थे, सबको एक इच्छा होती थी कि उनके मदर से मिल करके निकलना। सो ये हमने अपनी आंखों से देखा है। सो मुझे उनके साथ में हमारा पूरा परिवार, स्पेशली मेरे फादर, उनको बहुत जुनून था, और उन्होंने अपनी पहली गिरफ्तारी स्कूल में पढ़ते थी, जब छोटे थे, जब हाँ स्कूल में पढ़ते, 10th में पढ़ते थे। 10th में पढ़ते उन्होंने पहली गिरफ्तारी दी उन्होंने अपनी। उसके बाद में जब इमरजेंसी के दौरान वो जेल में रहे, उसके बारे में तो मैं आपको खुद बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। एक साधारण सी दिखने वाली औरत, मेरी मदर, घर का मोर्चा कैसे संभालती थी ये जा तो मेरे फादर जानते हैं, जब हम बच्चे जानते हैं। और उन दिनों में
ज्यादातर पीपल हैंड टू माउथ थे, पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था। जब हैंड टू माउथ फैमिलीज हो उनकी सफरिंग्स डबल होती है। क्या नाम है, ये चाहती हूँ, सफरर्स तो होते ही हैं। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो होती है, जब हस्बैंड्स जेल में चले जाएं, जहाँ वो उतना काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सके, तो ये सब तो होता ही है। कैसा काफी ऐसे काफी टाइम से लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैम वो दौर कैसा था जब एक इमरजेंसी वाला दौर था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग वाक्य है उस दौर के बारे में। तो एक तरफ आपके पेरेंट्स, आपके फादर जेल गए हुए थे उस टाइम, सो कैसा वो दौर होगा? इसका अगर आज मेरे ब्रदर होते तो वही बताते कि भी उन्होंने क्या क्या सहन किया है। हम तो छोटे थे, हमें तो सिर्फ वो जो हमें चाहिए था वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देती थी। और लेकिन उनका ये था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हाँ, अंदर से वो इतनी टैलेंटेड लेडी थी अंदर से, तो उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा। एंड हम लोगों को जब भी वो बात करते थे हौसला ही देते थे। लेकिन उनकी सफरिंग्स को आज मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, इस वजह से मैं उनकी सफरिंग्स को समझ सकती हूँ। एज ए मैम, जब आपके जो पेरेंट्स थे, फादर खास करके जब एमएलए बने, तो कभी आपके अंदर ये चाहत नहीं आई कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, और जैसे मेरे फादर करते हैं मुझे उस तरीके से करना है? ये चाहत तो मेरे में शुरू से ही थी, लेकिन लाइफ को ठीक तरीके से चलाना भी मेरी एक इच्छा थी। एक नॉर्मल स्ट्रीम में रह करके मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे भी चाहिए, एंड इन सब चीज़ों को निभाते हुए मेरे दिमाग में ये आया कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में ही चले जाएं जैसे कि मेरे फादर करते थे। मुझे लगता है कि हम अपने कामों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ भी बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत बड़े काम करने हैं, हमको छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई विलेज अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं कहीं पर भी। अब हर जगह के ऊपर एमएलए और एमपीज जाकर के नहीं देख सकते कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितने स्कूल्स चाहिए, सड़कें टूटी हुई है, हॉस्पिटल्स कितनी है वहां पर, लोगों को कितनी दूरी पे जाना पड़ता है जब वो बीमार हो जाते हैं। सो इस तरीके से अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स, और मुझे आज के दौर में ये लगता है कि हर चीज हवा में है, पैसा भी हवा में है, प्रोजेक्ट्स भी हवा में है, कि आपकी नजर है कि आप कितना उस, लेकिन परिवार को अपने साथ में चलाते हुए मुझे लगता है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। उस टाइम, आज के टाइम में एक ऐसा सिंसियरियो बना हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है फैमिली को छोड़ रहे हैं, या फिर कोई शादी नहीं करना चाहता, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे से समय दे सकते हैं विदाउट शादी करके। उस टाइम क्या सेम ऐसा सिचुएशन था? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे सीधा रास्ता पसंद है। जो देखो, जो दुनिया में बना है उसको भी साथ साथ में अगर आप लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन है, ऐसा मेरा मानना है। मैम, अगर हम बात करें तो भगत सिंह के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि भगत सिंह के लिए आपने, क्योंकि आपकी फैमिली और आप खुद एसोसिएट है वहां से, उनकी फैमिली से एसोसिएट है, तो क्या आपने क्या देखा? और आज के टाइम में भगत सिंह को कहीं ना कहीं लोग भूलते हुए जा रहे हैं, जो यूथ है वो भूलते हुए जा रहे हैं, तो आज के टाइम में यूथ कैसे भगत सिंह को देख सकता है, कैसे आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर सकता है? हाँ जी, केजरीवाल जी ने भगत सिंह उनके रोल मॉडल हैं। उनके किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आम आदमी पार्टी के किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं। मैम, आम आदमी पार्टी जब आई तभी भगत सिंह का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी आम आदमी पार्टी। और यही मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनकी फैमिली के साथ मेरा एसोसिएशन था, और जब मैंने देखा कि भी वो मुझे लाइक माइंडेड लगे, कि भगत सिंह का हर जगह पे उन्होंने अपने ऑफिस में अपने जितने भी, जैसे पंजाब के ऑफिसेस हैं, सीएम का ऑफिस है, हर जगह पे मुझे लगता है कि उसको देखकर
यंगस्टर्स के मन में भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कोई दे सकता है। लेकिन भगत सिंह जी का सेक्रीफाइस वो उस समय की देन था। उस समय भगत सिंह जी की जरूरत थी, लेकिन आज वो जरूरत नहीं है। आज इतना बड़ा बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है देश को एक सुलझे हुए तरीके के साथ में आगे लेके जाने की। इससे इस चीज को केजरीवाल जी ने सिर्फ बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने करके भी दिखाया है। एक इंसान जो कि इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो आईआईटी में गए, फिर उन्होंने आईएएस रेवेन्यू सर्विसेज में रहे, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे। अगर वो आराम से जिंदगी जीना चाहते तो जी सकते थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। पर उन्होंने ये दिखाया कि इससे भी आगे कुछ है। आज क्या है, इन चीजों के लिए लोग कैसे इच्छा करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस पर पहुंच जाए। लेकिन उनका एग्जाम्पल, केजरीवाल जी का एग्जाम्पल, अगर मैं उनकी तुलना भगत सिंह से करूं तो मुझे लगता है ये सही है, लेकिन ये मेरा मानना है। मैम, फर्स्ट पहली मुलाकात आपकी अरविंद केजरीवाल जी से कैसे हुई थी, और आम आदमी पार्टी से आप इतनी ज्यादा, आपने बता दिया क्योंकि भगत सिंह से एसोसिएट थी पार्टी भी, तो काफी ज्यादा आप इंस्पायर हुए पार्टी से। तो मैम, पहला जो मुलाकात था अरविंद केजरीवाल जी से कब हुआ, कैसे हुआ, और उससे पहले आपकी सोच क्या थी, और उसके बाद जो है आपकी सोच कैसे चेंज हुई? राहुल, मेरी सोच हमेशा से, मैं अपने पॉलिटिक्स को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और अगर मुझे कभी कोई टिकट मिलता है तो मैं इलेक्शंस भी लड़ सकती हूँ। जहां तक आपने पूछा कि मेरी पहली मुलाकात इनसे कैसे हुई थी, हम बेंगलोर में थे। मैं डॉक्टर राजकुमार रोड पे रहती थी, ब्रिगेड गेटवे में। तो मुझे पता चला कि केजरीवाल जी जिंदल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। ओके। तो वो जिंदल हॉस्पिटल जो था वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। तो मैं हमेशा लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढती रहती हूँ। ओके। तो उन्हीं में से ढूंढते मुझे केजरीवाल जी मिल गए। तो मैं कई बार मजाक में भी ऐसे बोलती हूँ कि वो तो मुझे खुद ही मिलने आ गए, ऐसा भी बोलती हूँ। और मैंने पहले दिन तो मुझे वो नहीं मिले, मैं 9 पेजेस लिख करके लेके गई थी, तो उनको दे दिया मैंने। नेक्स्ट डे जब मैंने अपॉइंटमेंट आया, मैं मिलने के लिए गई उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पढ़ लिया है। तो पहली बात तो मुझे यही अच्छा लगा कि भी एक इंसान के बस में इतना वक्त है, कोई भी उनको कोई लेटर दे जाए और उसको कोई तरतीब से पढ़ सकती है। ये तो होता क्या है राम, हम लोग किसी के पास में कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर और कुछ भी लेके जाते हैं, पहली बात तो ये है कि वो रद्दी की टोकरी में चली ही जाती है। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा इससे आगे चलना चाहते हैं तो वो लेटर किसी को दे दी जाती है, उनके पीए को, एंड वो पीए जो है वो एक रिप्लाई बना करके आपको भेज देता है। तो रिप्लाई से हो जाता है कि आपका लेटर जो है वो हमने रिसीव कर लिया। रिसीविंग मिल जाती है, हमको मिल जाती है। उस पर कार्रवाई कितनी होती है इसका कहना जो था वो काफी मुश्किल होता है। तो और मैं क्यों इनसे मिली थी, क्योंकि मैं जब भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आती तो लोग अक्सर बेंगलोर में जाते नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे लगा भी ये हॉस्पिटल्स तो नॉर्थ में भी कुछ ना कुछ तो होगा। जिंदल हॉस्पिटल में कोई स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स मींस उनका हाइजीन मेंटेनेंस ज्यादा होगा, कुछ तो होगा जो लोग, इतना मैं सुनती हूँ कि लोग आते हैं। तो मैंने इनको वही रिक्वेस्ट करी कि भी आप जो है नॉर्थ में हॉस्पिटल्स होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मेरा है, मैं लेती हूँ, मैं करती हूँ उसके लिए। उसके बाद में मैंने टीवी के ऊपर एक सिटीजन को रिक्वेस्ट करते हुए सुना कि तिलक नगर में हॉस्पिटल का जमीन बड़ा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बन रहा, 10 साल से हॉस्पिटल नहीं बन रहा। मैंने उस प्रोजेक्ट को ले लिया। उस प्रोजेक्ट को, अब मुझे मालूम नहीं था कि उसके अंदर अड़चन क्या थी, कुछ भी नहीं मालूम था। उसको लेकर के मैंने प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी जी को मैंने एक लेटर लिखा, उसका मुझे रिप्लाई भी आ गया। और रिप्लाई क्योंकि वो पीएम ऑफिस से था जी। तो उसके ऊपर कार्रवाई भी बहुत जल्द हो गई, जल्दी हो गई। जी। तिलक नगर में है वो हॉस्पिटल, एंड तिलक नगर के अंदर जब वो हॉस्पिटल, अब उसमें मिलने के लिए गई मैं उनके डायरेक्टर को, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम काम कोई बड़ा नहीं था, बहुत छोटी सी अड़चन थी उसके अंदर, बहुत, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मतलब एक छोटी सी अड़चन थी। मैंने जस्ट उसको पीएम साहब को लिखा, उन्होंने मेरी बात को सुना एंड वो काम हो गया। सो आई वाज हैप्पी कि भी हाँ। तो इस तरीके से मेरा कहना यही है कि आई एम द पर्सन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के छोटे प्रोजेक्ट्स आपने उसको कंप्लीट किया। हाँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो, उसको करो, और बड़ा तो अपने आप हो मिल जाएगा। बड़ा, हाँ, मिलने की बात नहीं, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। मैम हाँ। ऐसा देखा था, हमने भी सुना था कि आपने लेटर्स वगैरह भी भेजे थे, प्रेसिडेंट को भेजा था, एपीजे अब्दुल कलाम को। हाँ, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी मैंने कैसे मिलने का मौका मिला। वो जिस लोकेशन में हम पहले रहते थे बेंगलोर में, उसके पास एक स्कूल था, मैं अक्सर उस स्कूल में जाती थी। जैसे मैंने बोला मैं सोशल वर्क करती रहती हूँ, तो मैं स्कूल में आना जाना मेरा लगा रहता था। एक दिन मुझे पता चला कि अब्दुल कलाम जी वहां पर आ रहे हैं। ओके। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे उनको सुनना चाहिए। तो जब मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने बच्चों से पूछा, और बच्चे तो इतने एंशियस थे उनके मिलने के लिए भी। अब्दुल कलाम, एक खास तरीके का जोश उनमें मैंने देखा, बच्चों में, बड़ों में, सब में, मतलब वो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, सब लोग उनसे मिलना चाहते थे। और उन्होंने क्या, उन्होंने अपना जब बोल रहे थे, उन्होंने बच्चों से पूछा, हु वांट्स टू बी ए डॉक्टर? ऑल द हैंड्स वर अप। देन ही आस्क्ड, who wants to be an engineer? All the hands were up. When he asked, who wants to be a politician? Rahul, believe me, not a single hand was raised. Not a single hand was raised. उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों? एक नॉर्मल क्वेश्चन सबके मन में आता है भी, ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, मैंने उसको डीपली लिया। उसके बाद में मैंने अब्दुल कलाम जी को एक लेटर लिखा, एंड उसका मुझे एक छोटा सा एक एप्रिसिएशन लेटर भी मुझे मिला, और उसके साथ बाद में मेरी मुलाकात भी उनसे हुई। तो मैंने इसके रीजंस ढूंढने शुरू कर दिए कि भी इसका रीजन क्या है। वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। मेरे माइंड ने बोला, वो तो इतना ही बोला कि पॉलिटिक्स बहुत रिस्की है, आना इसमें बहुत सेपरी है, एंड सेकेंडली जो सबसे बड़ी चीज है वो है माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट जो है। तो इसी तरीके से मैं एक दिन ट्रेन में बैठी थी, तो 3-4 लड़के आपस में पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे। दे वर टॉकिंग पॉलिटिक्स इज दिस, पॉलिटिक्स इज दैट, पॉलिटिशियंस आर डूइंग दिस, एंड finally they said politics is a very dirty game. Dirty game. It's a very dirty game. So तब मेरे से नहीं रहा, मैंने कहा अगर ये डर्टी गेम है तो डिसीजन मेकर्स कौन है हमारी कंट्री में? देश को कौन चलाता है? देखिए उन्हीं की पॉलिसीज तो है जिसका बेनिफिट ले रहे हो, उन्हीं की पॉलिसी से इतने कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, हर सुविधा देने की सरकार आपको कोशिश करती है कि आपके घर के पास स्कूल होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। तो आप दे सेड है तो डिसीजन मेकर्स, हाँ, लेकिन किंतु परंतु देयर वर सो मेनी किंतु परंतुस वर देयर, है ना? तो है तो वही। और उसके बाद में वहां पर एक IIT लड़का बैठा था जो मुझे बता चुका था कि मैं IIT से पढ़ रहा हूँ। राहुल वो मेरी बात को बहुत जल्दी समझ गए। वो बोले कि आंटी ये बातें उनके लिए बहुत छोटी बातें हैं भी, वो इन चीजों की, जो पॉलिटिशियंस है वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, वो इनसे बहुत बड़ी चीज है, इन बातों से बहुत आगे है।
उनको कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, कोई मतलब फर्क नहीं जनरली की पड़ता। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता, लेकिन उनके पास पावर भी है, पावरफुल लोग हैं वो लोग। एंड आई सेड करेक्ट इट इज। सो जब केजरीवाल जी भी IIT की बात करते हैं, उनका मतलब क्या है, लेकिन वो लड़का बहुत जल्दी समझ गया। मुझे इस चीज ने काफी इम्प्रेस किया मुझे, तो कितनी जल्दी वो मेरे माइंड को समझ गया कि भी इनको बुरा लग रहा है। तो जब केजरीवाल जी IIT की बात करते हैं तो उनका कहना ये है, उन लोगों के बारे में है जो जिनकी कैपेसिटी 7-7, 8-8 घंटे लगातार काम करने की बनी हुई होती है। ओके। सो उन्होंने वो चाहते हैं कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें जो बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका जितना मैं उनको समझ पाई हूँ, उनका कहना मैम ये एक ऐसा वर्ग देखा गया है कि जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो IITian हैं, डॉक्टर्स हैं, वो UPSC करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में अलग जाने को रेडी है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने को रेडी नहीं थे। बल्कि अरविंद केजरीवाल आए तो इस चीज को उन्होंने थोड़ा ब्रेक किया था। बट जैसे मैम यूथ के मन में ज्यादा सबसे ज्यादा ये होता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी चीज है, फेयर होता है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके बच्चे वैसे भी नहीं आते, और मिडिल क्लास लोगों के मन में भी ये रहता है कि फेयर है पॉलिटिक्स से। हाँ, फियर है, फियर और माइंडसेट। जी। अभी मैंने आपको माइंडसेट का एग्जांपल, होता क्या है कि जो बातें हम लोग गली में, स्कूल में सुनते हैं। अपना जो फ्रेंड सर्कल में जी, हम बातें करते हैं, जी। उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जी। जो एक शब्द फैल जाता है, फैलता तो बहुत आसानी से है, लेकिन उसको संभालने के लिए सालों लग जाते हैं उसको निकलने के लिए। आज का दौर है, स्टार्टअप का दौर शुरू हो गया है। आज आप चाइना में देखो, हर बच्चे का दिमाग यही चलता है, अब हमको क्या करना है, हमको कैसे स्टार्टअप करना, कौन सी चीज पर हमने बनाना है। और ये स्टार्टअप धीरे धीरे अभी इंडिया में भी आ रहा है। अब हर पढ़ा लिखा इंसान भी सोचने लगा है, नहीं मुझे अपना स्टार्टअप करना है। तो ये एक हर समय की देन होती है कि चेंज होता है, लेकिन जो शब्द फैला हुआ होता है वो धीरे धीरे संभलता है, लेकिन जब वो फैलता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन हम वो काम को करना चाहते हैं जिसमें हमें प्राइड आता है, प्राइड आता है। हम कहने में क्या प्राइड आता है हम लोगों को, हम उस काम को करना चाहते हैं। जी मैम, जिस टाइम आपने स्टार्ट किया होगा, बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी कि जो आगे नहीं आ सकती थी, घर के अंदर रहती थी, और वो दौर भी भारत में कुछ अलग था जिस दौर में आपने शुरुआत किया। कितना मुश्किल सफर रहा होगा आपका स्टार्टिंग का दौर? हाँ, वो ऐसा है कि हर एक के मन में एक, मुझे तो जुनून था, मुझे तो कोई काम करना है, एक काम करने की बहुत इच्छा थी मेरी, और मैं करती रहती हूँ, उसी धुन में रहती हूँ, उसी में। मुझे लगता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए आए हैं, इट इज और रिटर्न भी होता है। एक ये कह सकते हैं हम, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जब हम सुबह मॉर्निंग में सो करके उठते हैं, जो आपके मन में पहला ध्यान आता है, फर्स्ट आपके मन के अंदर जो चीज आती है, दैट इज मीन आप उसके लिए पैदा हुए। मैं उठती हूँ, मेरे मन के अंदर ध्यान ही कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, मुझे क्या करना है, मैं बनी हूँ उसके लिए। सो मेरा ये मानना है। तो हाँ, लेडीज के लिए ये काफी मेरे हालात ऐसे थे, और जो कि मेरी सारा मैंने सोच समझ के किया। मैंने कैसे उसकी स्टार्टिंग की, उन दिनों में लेडीज के अंदर स्टार्टअप करने का इतना जोश नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे था कि भी मैंने इसको चलाना है। और जो मेरे फादर भी ये चाहते थे कि मैं काम करूं, तो इसी वजह से दिमाग में वही जो उन्होंने बताया हुआ था, और वो रहता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं रखती हूँ उसको दिमाग में, वो रहता है, क्योंकि आपका परिवार ऐसा है, आपके हमें बातें ही ऐसी होती हैं। जब आप घर में मिलते हो सभी से, आपका एटमॉस्फेयर ही वैसा बन जाता है, तो वो आपको बहुत कुछ आगे करते जाता है परिवार का। आपने मैम फर्स्ट मीटिंग का जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल से आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सेकंड मीटिंग कैसी हुई, और उसके बाद मतलब क्या ऐसा लगा आपको, क्या चेंज लगा कि शायद आपकी बात उन तक पहुंच गई, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? हाँ,
राहुल, अगर मैं सच बोलूं तो उन्होंने तो कोई रिप्लाई था भी नहीं। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और मुझे खुद भी कहने में बहुत मुश्किल लग रहा था कि क्या मैं बोल भी सकती हूँ ये कि नहीं बोल सकती। मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा, 2 party system is the need of the hour। 2 party system। 2 party system is the need of the hour। Okay। मैंने ये लिखा और ये बड़ा काल्पनिक था। इतनी बड़ी कल्पना को एक सीएम को बोलना मेरे हिसाब से कोई इतना आसान नहीं था, इजी नहीं, आसान नहीं होता। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो होती है। तो मैंने लेके गई थी लिख करके तो लेटर वो मैंने उनको दे दिया। लेकिन एक बात मैंने जरूर रखा जो मेरे मन में थी उनके लिए। मैंने कहा ये तभी हो पाएगा अगर वॉल टू वॉल केजरीवाल होगा। जिस दिन वॉल टू वॉल केजरीवाल हो गया उस दिन देश के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। सो उनके पास तो कोई ऐसा उस टाइम पे इतनी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं था, लेकिन मैंने ही अपने मन की बात उनको कही एंड एक सपना देखा कि हो सकता है कल को ऐसा हो। सो ये मेरे अपने ही मन का एक भाव था जो कि मैंने उनके आगे रख दिया। आपको लगता था कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो भारत के अंदर है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के आरे आती है? हाँ राहुल, यही चीज दिमाग में थी जो कि मैं उतना खुल करके इस टॉपिक के ऊपर नहीं बोल सकती। इसी चीज ने मुझे उनको एक लेटर देने के लिए मुझे लगा है कि वो मन को अगर रीड करो उनके मन में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज मैंने बोल दी या कोई बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी। उनको मालूम है ये सब कुछ। लेकिन वही होता है कि ठीक है, मैंने एक कल्पना करी है वॉल टू वॉल केजरीवाल हो सकता है कल को हो जाए। कोई नहीं जानता इसको आपको कोई नहीं जानता। सो इस तरीके से मैंने लिया। आपने आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या देखा? अलग तमाम पार्टियां हैं देश के अंदर, आम आदमी पार्टी में आपने क्या ऐसा देखा कि नहीं आप इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मुझे केजरीवाल जी का जो था उनका रोल मॉडल भगत सिंह जी उनके थे। तो मुझे लगता है कि लाइक माइंडेड लोग हैं वो लोग, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। बाकी डिफरेंस तो है, डिफरेंस इन द सेंस कि ये पार्टी का जो बेस है वो ऑनेस्टी है। उन्होंने लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने का कोशिश करी है। अभी एजुकेशन का देख लीजिए, अब पूरी कंट्री में आज की डेट में एजुकेशन के लिए सभी बोलते हैं कि दिल्ली का एक जो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी जो गवर्नमेंट ने जो काम किया है एजुकेशन के लिए वो लाजवाब। ऐसा मैंने सभी स्टेट्स में मैंने सब में ये सुना और किया भी है। अभी वो पंजाब में भी वही कर रहे हैं एंड वो लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि वो अपने कामों को और भी आगे बढ़ाएंगे। जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनके माइंड में है, हम तो उनके माइंड को रीड करते हैं और कहते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। मेरी उनके साथ में एक थर्ड मीटिंग भी हुई थी मेरी, और थर्ड मीटिंग जलंधर में हुई सर्किट हाउस में एंड और मैंने तब उनको, पंजाब में इलेक्शंस थे, तो मैंने उनको ये बोला कि मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम चलाना चाहती हूँ। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम्स का मतलब है कि जब भी इलेक्शंस होते, जैसे विधानसभा के इलेक्शंस थे, तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम वोटर्स तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो हम उनको हम उनको कैच करते। और ये था, और उसमें मैंने मैन ऑफ द ईयर एंड वुमेन ऑफ द ईयर ये बात करी कि हर फील्ड के अंदर कोई कुछ भी करता है। सिनेमा देख लो, उसमें मैन ऑफ द ईयर एंड वुमेन ऑफ द ईयर आती है, तो पॉलिटिक्स में ऐसा क्यों नहीं है? बिल्कुल। पॉलिटिक्स में भी लोगों को आगे लेके आना चाहिए, जो करते हैं उनकी भी। और इसमें एक पॉइंट रिकॉग्निशन भी है। रिकॉग्निशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बट आपको ये आगे ले जाती है। रिकॉग्निशन भी जरूरी है। तो रिकॉग्निशन के लिए ही मैंने ये बात उनसे कही। उन्होंने विद इन सेकेंड्स मुझे बोला कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि हम एक टीवी एड क्यों नहीं करते इसके ऊपर? तो बोले पैसे कहाँ से आएंगे? उस टाइम पे कोई आंसर नहीं था, ना उनके पास भी था ना मेरे पास भी था। सो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन
आज भी मैं फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर स्टेट के अंदर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे एंड वो उनके साथ हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और हमारी टीम उनके साथ में मुलाकात करेगी। जो लोग मैम, आम आदमी पार्टी का अभी आप क्या फ्यूचर देख रही हैं कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी, जब आई थी, तो काफी ज्यादा यूथ जो थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था और पार्टी में भी काफी ज्यादा यूथ थे, युवा भी एमएलए बन गए थे, बहुत सारे ऐसे एमएलए जो युवा में ही बन गए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए थे और यहाँ पर वो एमएलए बन गए। तो कैसा आपको लगता है कि इनका फ्यूचर कैसा है पार्टी का आने वाले टाइम में? जैसे राघव चड्ढा भी आजकल कॉमन पीपल्स की जो है आवाज बन रहे पार्लियामेंट में। हाँ, लेकिन बहुत जोश था। एक छोटा सा इसमें भी है, एक आईएएस अधिकारी को मैंने आम आदमी के किसी सीनियर लीडर के घर में बैठे हुए देखा। उनका जब मेरी बातचीत उनके साथ में हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं पार्टी छोड़कर भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो लोगों के अंदर इतना जोश था उस टाइम पे। बट राहुल जी, यहाँ तक क्वेश्चन है कि आज वो जोश नहीं है। ये सारी चीजें, ये पार्ट ऑफ द गेम, ये एक गेम का हिस्सा होती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा ही होता भी रहेगा। लेकिन फिर भी पार्टी आगे आएगी, फिर भी उभरेगी, फिर वो लहर आएगी एंड ऊपर तक जाएगी। मैम, यूथ काफी इस बात से भी डरते हैं कि एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है, पार्टी में करप्शंस हैं, अलग अलग, मतलब जब पॉलिटिक्स में घुसता है यूथ तो सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इन सब का डर रहता है। हाँ राहुल जी, ये ठीक है कि फियर है, माइंडसेट है, लेकिन जिनको जुनून होता है वो कभी पीछे नहीं हटते। ऐसा नहीं कि मेरा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, जो मैं यहाँ तक मैं छोटे छोटे काम बहुत सारे हुए होंगे। हाँ, छोटे छोटे काम करती हूँ, प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, उस पे करती हूँ, लीडर्स को मिलती हूँ। कई बार जाते हैं तो कोई मिलता भी नहीं है। कई बार ऐसा भी मेरे साथ में हुआ है कि आप गए हैं लेकिन कोई मिला नहीं है आपको। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमको जुनून है, हम करना चाहते हैं। जो करना चाहता है वो कभी रुकता नहीं है। आजकल मैम यूथ विंग भी है पार्टी में, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक अलग से यूथ विंग की भी जरूरत है पार्टी को, जिसमें जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स आपने बताया कि यस, ये ऑलरेडी सब कुछ है पार्टी में। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ कि भी ऑलरेडी नहीं है। ये लोग जो अपना फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम जो जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो ये मेरा कहना ये है कि बच्चों को शुरू से एक प्रेरणा होनी चाहिए जब उनका फर्स्ट टाइम वोट मिले। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे घर में भी एक सरकार होती है, वो घर की सरकार जो है वो माता पिता चलाते हैं। माता पिता डिसाइड करते हैं कि वो दोनों काम करेंगे, जो उनमें से एक काम करेगा तो वो घर के जो है वो बच्चों को कौन से कॉलेज में कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनको सेविंग्स भी चाहिए, वो कौन से स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हैं। ये सब चीजों को लेकर के उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इन द लॉन्ग रन बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट तो करता ही करता है। सो अगर बच्चे अगर घर में भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो नेशनल लेवल पे क्यों नहीं, नेशनल लेवल पे भी उनका डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो इस वजह से ये फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम है, ये जब पहली बार वोट देते हैं उनको सबसे पहले तो उनको अपने अधिकार का पता होना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है। एंड उसमें हमारा मतदाता सूची में हमारा नाम है कि नहीं है, सबसे फर्स्ट ड्यूटी तो यही बनती है। वो खुद चेक करे, नहीं है तो अपना नाम डलवाए और वोट डालने जरूर जाए, इसके ऊपर वो काम करे। उसके बाद में अगर वो अपने आसपास थोड़ी देर के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस अगर वो लोगों को मोटिवेट करे कि नहीं, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी पार्टी
के नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तब भी आप ये बात करें कि आपको अपने वोट का अधिकार जरूर करना चाहिए। वोट तो देनी चाहिए सभी को। ये कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, कोई बर्डन नहीं है किसी के ऊपर। ये एक आपका ड्यूटी है बिल्कुल, वोट देना। तो उसी के लिए मोटिवेट करें। अगर आप इसके आगे मोटिवेट उनको कर सकते हैं कि भी कौन काम अच्छा कर रहा है, किसकी पॉलिसीज ज्यादा अच्छी है, जैसे कि आपने करप्शन के ऊपर बात करी। यस, जब करप्शन कम होगी तो लोगों का जो जीने का जो लेवल है वो हाई होगा और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो ये पार्टी बनी ही इस बेस पे है या अगेंस्ट करप्शन। मैम, जब एक फर्स्ट टाइम वोटर की बात करते हैं हम लोग, तो जब 18 साल एज है वोट देने का, बट 18 साल भी लोगों का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनकी कभी मतदाता सूची नहीं बनती। हमारे भारत में बहुत ज्यादा इशू है, बहुत प्रॉब्लम है कि लोग 18 साल तो है, लेकिन लोग 20-20 साल, 21-21 साल के बाद वोट देते हैं। 20-21 साल का मतलब ये है ना कि भी जब वो आता है, इलेक्शन आता है, जब उनका वोट का अधिकार आता है, चाहे वो 18 साल के हैं, चाहे वो 20 साल के हैं, जब आता है उसका उनको अपना नाम तो जरूर चेक करना चाहिए उनको। अगर किसी का नहीं भी है, मतलब जो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अगर नाम उनका नहीं है मतदाता सूची में, तो इतना तो चेक करें कौन है। तो सो यंगस्टर्स अगर आगे आएंगे तो देश बदलेगा। यंगस्टर, ये मेरा कहना ही है। डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम उनको आगे लेके आना चाहते हैं। एक चीज और भी है, एक होता है कैजुअल वे से किसी के साथ जुड़ना, एक होता खास तरीके के साथ में, आइडियोलॉजी के साथ। हाँ, आइडियोलॉजी के साथ में। अभी तो एक खास तरीके से जुड़ना जो होता है ना, वो अलग चीज होती है। एक दूसरे तरीके से साथ में आना अलग चीज है। सो मैं चाहती हूँ कि वो पर्टिकुलर तरीके से वो आए और पार्टी में आकर के काम करें, इसको आगे लेके जाए, एंड वो छोटे लेवल पे ही करें, बड़ा लेवल अपने आप होगा। मैम, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि सारी पार्टी को इस पे ध्यान देना चाहिए और सभी पार्टी को चलाना चाहिए या होना चाहिए इसके अंदर? फर्स्ट टाइम वोटर्स सभी के वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स तो सभी। एक कैंपेन जो आप लीड कर रही हैं, जो आप चला रही हैं। मैं जो मेरा है वो जो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ काफी अच्छा लगा, उनके आइडियाज को लेकर के, एंड उनका जो एज ए रोल मॉडल लोगों के अंदर एक खास उत्साह है केजरीवाल जी को लेके। तो मुझे लगता है कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए, हमारी जो टीम है वो उनको जाके मिलेगी और उनका जो भी वो प्रोजेक्ट करेंगे उसको आगे जाने उनकी मदद भी करेंगे। और मैम, जनरली देखा गया है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं, जब भी किसी का 18 साल हो गया और 19 साल हो गया, तो जनरली बहुत कंफ्यूजन होता है उनके अंदर कि हम किस पे डालें, कैसे डालें, कोई आइडियोलॉजी नहीं है हमारी, किस चीज़ पे डालें, हम डेवलपमेंट में डालें, क्योंकि ट्रेंड भी एक ऐसा होता है। कुछ यूथ इसको फैशन को लेकर के देखते हैं कि भाई हमने वोट डाला, हमारा एक फैशन है, कुछ होने के बावजूद भी वोट नहीं डालते। तो क्या एक घर का भी रोल होता है कि इनको प्रिपेयर करने का? देखो, घर का रोल तो होना तो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर अब कहाँ तक होता है। लेकिन हम लोग तो अपनी पॉलिसीज के साथ ही नेशनल लेवल पे सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी पॉलिसीज के साथ भी सब तक पहुंच सकते हैं। तो हमने ये, मेरे दिमाग में आया कि भी ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, उनको अगर हम मोटिवेट करें, अगर वो आगे आना चाहते हैं छोटे छोटे कामों के साथ में, दे आर मोस्ट वेलकम। तो मैम, पॉलिटिक्स आपकी नजर में क्या है अभी इस समय? राहुल, पॉलिटिक्स इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इन ए पार, बी द चैंपियन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन पॉलिटिक्स। दिस इज द लास्ट वर्ड फ्रॉम माय साइड। तो क्या हम यूथ को अपने घर से सीखना चाहिए? क्या यूथ अपने घर में छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाए? यस, मैंने आपको इसी का एग्जांपल दिया कि हमारी घर में भी एक गवर्नमेंट चलती है। उस गवर्नमेंट से पहले हमको सीखना है। डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी घर से ही आती है। घर के बाद
उसी प्रकार उनको आगे नेशनल लाइमलाइट देती है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स में अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाना, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो बड़े लीडर्स के रूप में बच्चे आगे आएंगे। मैम, बच्चों में वो क्या गुण होना चाहिए, क्या एक ऐसा चीज होना चाहिए जिससे कि वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो? क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत IIT, MBBS सारे आज UPSC में जा रहे हैं, अदर एग्जाम्स में जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए मैम? राहुल जी, इसीलिए तो हम लोग ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम। फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम्स, ताकि उनको शुरू से ही उनके मन में पता होना लग जाए। हाँ, अपने देश के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके मन में शुरू से ही ये चीज आनी चाहिए। केजरीवाल को आप क्या मानती हैं, केजरीवाल जी एज अ लीडर या एक मूवमेंट? लेकिन मुझे वो एज ए रोल मॉडल, मतलब वो इंसान है जिनमें मुझे पूरे इंग्रेडिएंट्स नजर आती हैं। सब कुछ है। उन्होंने इतना जो लोग करना चाहते हैं उसको भी करके फिर उससे आगे वो चले। मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट के साथ में मुकाबला करना तूफानों को चीरना होता है। उन्होंने तूफानों को चीरा है। सो ये मेरा उनके बारे में। एक मैम, बच्चों को 18 साल के जो ऊपर हैं या 18 साल तक जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? उनका यही मैसेज है मेरी तरफ से कि वो आगे आए एंड अपने वोट के अधिकार का यूज करें एंड सबसे पहले जो उनकी बेसिक ड्यूटी है उसको निभाएं। हम आज के टाइम में इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स हो गए, आपको लगता है कि ये भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को पॉलिटिक्स के लिए अवेयर करने के लिए, पॉलिटिक्स में अवेयर करने? मेरा तो यही है कि ये एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए साथ में जुड़ने का, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए स्कीम बनाई है, लेकिन मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ, मैं लेडीज से मिलती हूँ, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर जुनून है, मैं काम इसमें करना चाहती हूँ। हर उसमें एकेडमी में आप देखेंगे तो ड्रामेटिक क्लास होता है, अलग अलग क्लासेस होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की कोई क्लास नहीं होती, ना कोई एलिजिबिलिटी होती। अभी होगी। अभी होगी। उसी के लिए ही हम लोग ये स्कीम जो है वो लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर स्कीम, ताकि शुरुआत से ही उनके पास एक ऐसी ट्रेनिंग हो, उनके माइंड में हो, उनका माइंड सेट बदले कि अपने उनकी ड्यूटीज जो है वो अपनी नेशन के लिए भी है। बाकी पेरेंट्स के लिए ड्यूटीज होती है, लेकिन नेशन के लिए भी उनके माइंड के अंदर ड्यूटीज होनी चाहिए। एंड उसके जो बेसिक रूल्स है, सबसे पहला रूल तो यही है कि अपने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको अपना यूज करना चाहिए अपने मत का, एंड अपना नाम होना चाहिए उनका वोटर सूची में। हाँ जी। जो आप कैंपेन चला रही हैं, कैंपेन चला रही है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, तो क्या आगे टारगेट क्या है मैम आपका? मेरा टारगेट यही है कि देखते हूँ कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने नौजवान, क्योंकि मेरा तो सारा यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि कितने लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। मैं यही काम करती हूँ और सभी को यही बोलती हूँ। मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही कहती हूँ, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने बोलते हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनाओ। एंड उससे देखो अभी फर्क हो रहा है। लोगों, बहुत से लोगों से अभी सुनो कि हम अपना स्टार्टअप करना, आज हर बच्चा इंडिया में भी सोचने लगा कि उनको अपना स्टार्टअप करना है। सो चेंज तो आती है। सरकार भी काफी थोड़ी हेल्प कर रही है स्टार्टअप में। हाँ, इसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे लेके जाने में बहुत हेल्प करती है। आपकी पॉलिसीज क्या है, उसका इम्पैक्ट पूरे नेशन में होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आई। आपने इस तरीके से यूथ को जो है प्रेरित किया और एक कैंपेन चला रही हैं आप, और आने वाले टाइम में कितने लोग इस कैंपेन के थ्रू आपसे जुड़ेंगे, और बाकी सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। जो भी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकता है, और काफी सपोर्ट जो है इनकी तरफ से मिल रहा है फर्स्ट टाइम वोटर्स को। थैंक यू सो मच।